हे गाइस, सो आज हम बात करेंगे अकाउंट्स के एबीसी एनालिसिस की। एबीसी एनालिसिस जो मैं तुम्हारे को ए कैटेगरी जो मैं टॉपिक्स तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें कर लेने ही कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर तुम वो कर लेते हो तो एग्जाम्पशन आराम से आ जाएगी। अकाउंट्स में मेरे 83 आए थे। और एबीसी एनालिसिस में तुम्हें अगर चाहिए ना कितने मार्क्स के कितने अटेम्प्ट में कौन से चैप्टर से कितना आया, वेटेज रहा था पूरा कि हर चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे हर पेपर में, तो वो तुम्हारे को मेरे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से देख लेना। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये चैप्टर जो बुक में मैं ये बताऊंगा, बुक है मेरे हाथ में, बुक से मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये एएस ये चैप्टर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और जैसे चैप्टर्स के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये भी कर लेते हो एग्जाम्शन आराम से आ जाएगी। इन चैप्टर को तो तुम टिक मार लेना कि ये तो ए कैटेगरी की, ये तो करने ही करने हैं, या फिर ये बहुत अच्छे से कर लिया है। इस पे पूरे प्रैक्टिस रखना। फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आता है इसमें, मतलब रेगुलर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 है अपना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर ईएस के बारे में बात करते हैं। देखो अगर देखा जाए ना, अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा ईजी से ईएस है, बहुत ज़्यादा ईजी। सबसे पहले ES1 अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर। इसके अंदर डिस्क्लोजर देना पड़ता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का। और इसके अंदर 3 चीज़ें, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, वो चीज़ें। और साथ ही साथ एक टॉपिक है जिसमें वो बताता है कि फैक्ट्स ऑफ द केस डिस्कस कर देना। मतलब सबसे पहले होता है अमाउंट, अगर तुम्हारे को पता चल रहा है क्या इफेक्ट हो रहा है तो वो डिस्क्लोज करना। अगर अमाउंट नहीं पता तो फैक्ट्स रिलेटेड उससे वो डिस्क्लोज करना। ये सब चीज़ें थी। ये वाला है ES के अंदर, ES1 में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखा है मैंने ये। अगर तुमने पढ़ रखा होगा तो तुम समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब दूसरा बात करते हैं ES2 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। और सबसे इजी ES, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट NRV और थोड़ी सी और चीज़ें, बस बाकी कुछ भी नहीं है। कैश फ्लो तो तुम्हारा पूरा उसमें ही है चैप्टर 4 के अंदर, तो वो तुम वहाँ से कर सकते हो आराम से। इसमें ES छूने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ES के लिए जो लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं ना 10-15, वो ज़रूर कर लेना, उससे तुम्हारे को पूरा अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं PP ES10। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़रूर करना। चाहे तो मैंने एक कॉपी लिख लो, रख लो साइड में, और उसमें लिखते जाओ जो मैं बता रहा हूँ ना, तभी तुम्हारे को ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। या फिर अपनी बुक में मार्क कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। सो ES10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ES11 में फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखा है ना एक, जिसमें इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बोरोइंग्स, फिर लोकल बोरोइंग्स में इंटरेस्ट निकाल के उनको कंपेयर करते हैं, कितना बोरोइंग कॉस्ट होगा, कितना P&L में जाएगा, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। इसके अलावा तो बाकी सारे बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। और है गवर्नमेंट ग्रांट तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। उसमें तो 2 मेथड है। उसमें एसेट्स वाला है कि उसमें एसेट मान लेंगे, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, बहुत ईजी टॉपिक है, ये तो आराम से हो जाएगा तुम्हारा। बस ये है, एक चीज़ याद रखना, ES तुम ऐसे पढ़ना कि तुम्हें बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मैंने भी क्या करा था, ES स्टार्टिंग में कैसे भी खींच खींच के पढ़ लिए, फिर वापस मैं भूल गया। इसलिए तुम प्रॉपरली एक जगह लिख के पढ़ना पूरे ES। ऐसे मैं एडवांस अकाउंट्स का दे रहा हूँ ना, मैं ऐसे पूरा यही कर रहा हूँ ES में अच्छे से पूरे लिख लिख के, ताकि एक बार पढ़ो वापस ज़रूरत ना पड़े, रिवाइज कर सकते, बस वापस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही छोटा सा, ये तो इतना कोई खास नहीं है। बोरिंग कॉस्ट भी एक अच्छा है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आता है। सो ES तो है ना कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन फर्स्ट में ज़्यादातर सारे ही आते हैं। तो तुम ES2, ES10, ES11, 12 और 16 ये तो इम्पॉर्टेंट रखना, कर ही लेना। 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन, चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 1 में ES में ये इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें बता दिया। चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं। देखो चैप्टर 2 में क्या है, फ्रेमवर्क। इसमें है ना, एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, सीधा कॉन्सेप्ट ही सही हो जाएगा तुम्हारा। जब वो बोले ना कि गोइंग कंसर्न नहीं है, तो बैलेंस शीट जब तुम बनाओगे ना तो NRV पर बनाना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बुक वैल्यू पर नहीं बनाना। सिंपल सी ये बात ध्यान रख लो मेरी, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा वो बैलेंस शीट वाले। उसके बाद इसमें है एक फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट, वो ज़रूर कर लेना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, और वही मैंने भी करा था, और वो हमारे पेपर में भी आ गया था। उसके बाद बात करते देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो अपना हो ही गया। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये चैप्टर 3 में था। चैप्टर 1 में नॉर्मल है, वो छोड़ सकते हो तुम, उसमें कुछ भी नेसेसरी नहीं है। चैप्टर 3 में ये बात हुई गई। चैप्टर 4 के बारे में बात करते हैं। देखो चैप्टर 4 में सबसे पहले प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। देखो ऑप्शनल ज़्यादातर क्या होता है, जब अपने पास 6 क्वेश्चन आते हैं तो एक ऑप्शन होता है, तो ज़्यादातर 3rd 4th और 5th इनमें से छोड़ने का होता है, बाकी तो सारे करने होते हैं। तो इसमें से है ना, थोड़ा मैंने करा था तो मेरे को इतना अच्छे से आए नहीं थे, बाकी मैं करके सारा गया था, लेकिन इतने अच्छे से आए नहीं थे। तो ये तुम थोड़ा ऑप्शनल पे रख सकते हो, ध्यान रखना ऑप्शनल बोल रहा हूँ मैं। सो इसमें P&L बैलेंस शीट, ये तो देखो
आता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, इसका चांस है, लेकिन नवंबर और अभी हमारे मई 23 में दोनों में इसने क्वेश्चन पूछा ही है, तो हो सकता है ये भी आ सकता है। मैनेजरियल रेमुनरेशन भाई बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूर करके जाना। ये क्वेश्चन 6 में आ सकता है, हमारे अटेम्प्ट में नहीं आया, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ज़रूर करके जाना। प्री पोस्ट देखो, प्री पोस्ट के बारे में बात करें, अरे हाँ एक कैश फ्लो ही बचा है इसमें। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो तुम्हें करना ही है, कैश फ्लो तो इंपॉर्टेंट है, आता ही है क्वेश्चन, इसमें नहीं आएगा AS3 में आएगा, कैश फ्लो तो कंपलसरी करके जाना। अब बात करते हैं प्री पोस्ट, भाई सबसे ईजीएस्ट टॉपिक ही पूरे सिलेबस का, प्री पोस्ट आराम से हो जाएगा, ये तो बिल्कुल करके जाना। और अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर राइट इशू, भाई इसमें तो बहुत इजी जनरल एंट्रीज है, कुछ कुछ इलस्ट्रेशन है इसमें जो थोड़े ज़्यादा बढ़िया हैं, उनको मार्क कर लो, उनको अच्छे से समझ के उनको वापस को एग्जाम से एक दिन पहले वो करके जाना, बहुत ईजी है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये जो 6, 7, 8 चैप्टर है ना, ये तीनों में सिंपल सा जनरल एंट्रीज और थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हर चैप्टर में, तो वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेना। देखो अकाउंटिंग में तो क्या है, ये सारा थोड़ी ना छोड़ सकते, या तो तुम ऑप्शनल के भरोसे जा रहे हो फिर, क्योंकि हर चैप्टर से ही मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें तो मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, खूब ईजी, इसमें है ना बुक सॉल्व करने के बजाय कैलकुलेटर से ही सब कर लेना। इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक, भाई ये भी बहुत ईजी है, ये भी कर लेना। हायर परचेज भी करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट भी कर लेना, ये तो सारे ही हो गए वैसे, क्योंकि भाई अकाउंट्स में ये सारी चीज़ आती है अपने पास, बस वेटेज के हिसाब से आती है। वेटेज तुम टेलीग्राम पे जाके चेक कर लेना अभी, लेकिन बाद में देखना, पहले वीडियो देख लो। उसके बाद बात करते हैं ब्रांच अकाउंट की। देखो ब्रांच अकाउंट बहुत शानदार, ब्रांच अकाउंट में क्या है, मेरे को भी स्टार्टिंग से ही दिक्कत थी, तो सबसे पहले तुम करना फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन आ गया तो मजे हो जाएंगी, वो इजी सा आता है, तो सबसे पहले फॉरेन ब्रांच। उसके बाद है ना डिपेंडेंट ब्रांच जो है ना, उसकी मैंने एक टेलीग्राम में एक वीडियो डाल रखी है आधे घंटे की, जय चावला नाम से एक यूट्यूब पर है, उनने पढ़ा रखा है डिपेंडेंट ब्रांच। लिटरली वो वीडियो मैं एग्जाम से पहले देख के गया था और ऐसा लग रहा था डिपेंडेंट का आएगा, तो थोड़ा बहुत तो मैं लिख ही दूंगा, मतलब नंबर मिल जाएंगे थोड़े बहुत तो वो कर सकते हो। इंडिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट याद रखना, बुक से याद कर लेना और देख लेना कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ आती है, और बाकी क्वेश्चंस में जाओगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है तो तुम छोड़ सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, देखो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का तो क्या है, फ्रेश क्वेश्चन आएगा, तुम्हें भी पता है पेपर में नया क्वेश्चन आएगा, कभी भी बुक से सिमिलर तो आएगा नहीं, तो ये प्रैक्टिस के तौर पर थोड़े से क्वेश्चन कर लेना, मतलब हफ्ते हफ्ते में 2-2 क्वेश्चन कर लिया करो, बहुत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी तो उसमें नया क्वेश्चन ही आएगा, और कॉन्सेप्चुअली करना तो वो भी क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हें। तो अकाउंट्स में तो यही था, देखो अकाउंट्स में तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, सब मार्क्स वाइज आता है, कुछ कम का आता है, कुछ ज़्यादा का आता है, बड़े चैप्टर ज़्यादा के आएंगे, छोटे चैप्टर कम के आएंगे, तो उस हिसाब से तुम्हें पढ़ना है। बाकी टेलीग्राम के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम इसका ABC वेटेज वाइज देख लेना, बाकी तो यही है।